डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फाइनेंशियल लेवरेज भी कहा जाता है। आपको मैंने कई बार बताया कि एक मिक्स में कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट भी होता है। उसके अंदर ऋण और जो अंश पूंजी है उस दोनों का एक प्रॉपर मिश्रण किया जाता है, जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। किसको? शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स या से आ सकते हैं या ऋण से आ सकते हैं। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहती है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हैं तो आपको एक प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या है कि अगर आप डेट यूज़ करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा बाज़ार में, क्योंकि डेट आपको सस्ते कम रेट पे मिल जाता है। और इससे जो है इक्विटी शेयर्स आपके कम रहते हैं, तो अर्निंग पर शेयर्स वो आपकी बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आप सारा का सारा फाइनेंस कैपिटल से ही फाइनेंस करें या अंश पूंजी से फाइनेंस करें, तो जो भी आपकी अर्निंग आएगी जब वो शेयर होल्डर्स में बंटेगी, तब वो हर शेयर होल्डर को या हर अंशधारक को जितना डिविडेंड आएगा वो कम हो जाएगा। अगर अंशधारक कम है, इक्विटी कैपिटल कम है, और हमने बाकी जो पैसा हमको किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो डेट से ले लिया, तो बचा हुआ हिस्सा है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिबेंचर्स इशू करने से या डेट लेने से, एक्सटर्नल फाइनेंस के इन साधनों से जो फिक्स कॉस्ट बेयरिंग है, यानी कि जिन पे एक निश्चित हिस्सा ही देना पड़ता है, एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो ज़्यादा सही पड़ते हैं। जब कोई भी फर्म इस प्रकार से इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है और वो एडवांटेज उनको मिलता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लेवरेज एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ऋण लेके, ज़्यादातर डेट लेके अपनी अर्निंग पर शेयर या जो अपना जो हिस्सा है शेयर धारकों का, जो उनको लाभ मिलने वाला है, वो प्रति अंश जो लाभ मिलने वाला है वो ज़्यादा बढ़ा सकें। ये थिन इक्विटी भी हो सकता है और थिक इक्विटी भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत कम है और आपने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है तो उसे थिन कहेंगे, और अगर आपने बैलेंस कर रखा है, एक प्रॉपर मिक्स में ले रखा है, तो शायद उसे थिक इक्विटी भी कह सकते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से क्या है, आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं शेयर धारकों के लिए, क्योंकि ऋण जो है आपका सस्ता मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जनरली कम होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं, जिस फर्म की अगर प्रॉपर अर्निंग नहीं हो रही है, कम अर्निंग हो रही है, तो वैसी फर्म्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर अर्निंग नहीं हो रही है तो भी आपको जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको आपको जो इंटरेस्ट जो आपने प्रॉमिस किया है वो देना ही पड़ेगा। और प्रॉपर अर्निंग ना होने की कंडीशन में फाइनेंशियल रिस्क भी आपको झेलना पड़ सकता है। और अगर आपकी प्रॉपर अर्निंग हो रही है, अगर स्टेबल अर्निंग जा रही है, तब ये जो चीज़ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको बेनिफिशियल रहती है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका हर कंपनी यूज़ करना चाहती है। इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करके, अपना कंट्रोल लूज़ करके, अपने अर्निंग को कम करने के बजाय बाज़ार से ऋण लेना ज़्यादा सही मानते हैं, और उसका बेनिफिट लेके, उसकी लेवरेज लेके, जैसे कि आपने देखा होगा कि लीवर होता है, तो लीवर से कम प्रेशर में भी आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी आप डेट का यूज़ करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको फाइनेंशियल लेवरेज भी कहा जाता है। ट्रेडिंग इन इक्विटी कब करनी चाहिए, कब इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं? एक ऐसी फर्म जिसकी फिक्स्ड अर्निंग हो रही हो, स्टेबिलिटी हो अर्निंग में, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है और 6% डिबेंचर्स हैं 2 लाख के, यानी कि टोटल जो कैपिटल है वो है 3 लाख की। इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। अब इसमें आगे देखते हैं कि कंपनी जो है इंटरेस्ट कितना पे करेगी? 12,000, 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ठीक है, 2 लाख का 6% 12,000। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि 30,000 में से लेस होगा तो वो रहेगा 18,000, यानी कि जो 18,000 है किसके लिए है? शेयर होल्डर्स के लिए। तो 1 लाख पे उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वो हो गया 18%, जो 10% से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। अब क्या है, इसके अंदर क्या है, कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल पे बोरोड फंड की हेल्प से, तो इसमें कंपनी को फ़ायदा हुआ, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हुआ। जहाँ पे 10% उनको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, वहाँ पे उनको कितना? उनको 18% मिल गया, ज़्यादा डिविडेंड मिल गया। अगर यहीं शेयर होल्डर्स ज़्यादा होते, डिबेंचर्स नहीं इशू किए होते, ये फ़ंड कैपिटल से लिया होता,
तो वो जो इनकम आती 30,000 वो उन शेयर होल्डर्स में बढ़ती। तो नए जो शेयर होल्डर्स हैं पुराने शेयर होल्डर्स का क्या है हिस्सा ले लेती, यानी कि 10% रेट ऑफ रिटर्न ही रहता। यहाँ पे उनको 18% रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। अब अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज को भी समझते हैं। अब इसी एग्जांपल में यानी कि 3 लाख जब कैपिटल है तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए बिज़नेस में इस वक्त चल रही है 5%, 10% से घटकर 5% हो गई है। तो आपके जो रिटर्न है इनकम है वो भी होगी 15,000। अब डिबेंचर देने के बाद आपके पास कितने बचेंगे, यानी कि डिबेंचर्स पे जो आप इंटरेस्ट दोगे वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके पास जो अर्निंग रिड्यूस हो गई अब आपकी 30,000। अब इस केस में जो है शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि 5% रिटर्न पे 1 लाख पे उनको मिलने चाहिए कितने, 5,000 तो मिलने चाहिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, लेकिन उनको मिल रहे हैं अब यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बाद कितने, सिर्फ 3,000। तो उनको यहाँ पे लॉस हो रहा है कितना, 2,000 का। यानी कि अगर वो खुद का ही अगर कैपिटल यूज़ करते हैं तो उनको 5% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाती। अब उनको यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3% रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। तो आपने देखा कि जैसे अगर लेवरेज फेवरेबल होती है तो 10% से 18% ज़्यादा हो गई वो, जब अर्निंग अच्छी ठीक थी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा थी, तब उनका लेवरेज बढ़ के यानी कि बहुत ज़्यादा अर्निंग हो गई, उनको 18% तक पहुंच गई। और वहीं यहाँ पे जहाँ उनको 5% तो कम से कम मिलने चाहिए थे, ख़राब दौर चल रहा है बिज़नेस का, लेकिन अब इस टाइम उनको नुकसान हो गया उसी कंपोजिशन का, अब उनको और कम मिला, यानी कि उनको 3% मिला, जबकि उनको इन्हीं कंडीशंस में 5% मिल जाता अगर सारा ही इक्विटी होता तो। ये होती है फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, जिसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं और रिटर्न्स घट भी जाते हैं जितने नॉर्मली मिलने चाहिए, यानी एवरेज रिटर्न से बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, बहुत कम मिल सकते हैं डिबेंचर्स आपके कंपोजिशन में हो तो ये तब आपको लेना चाहिए अगर स्टेबल अर्निंग हो रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है। अगर अर्निंग बहुत कम है, अगर अर्निंग जो है स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करती है, तब इस प्रकार की जो कंपोजिशन है यानी कि ज़्यादा डेट लेने से आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकती है फेवर को और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स को घटा भी सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसीलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है बहुत सोच समझ के ये देख के करना पड़ता है कि आपकी जो बिज़नेस की कंडीशंस है, अर्निंग क्या है, उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ाया जाए, यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाई जाए। डेट यूज़ ज़्यादा करने से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको डेट मिल जाता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है, ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं उनके प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। फिर बात करते हैं जो दूसरा रहता है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोटिंग पावर। अगर आप शेयर कैपिटल इशू करते हो तो नए शेयर होल्डर्स में आपकी पावर, जो वोटिंग पावर है, डिल्यूट हो जाती है। बहुत सी कंपनी जो है प्रमोटर्स चाहते हैं या जो मेन जो बिज़नेस स्टार्ट किया होता है वो ही चाहते हैं कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में ही वो जो कंट्रोल रहे बिज़नेस का, वोटिंग राइट्स है, जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट ना हो। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के रहते हैं इसके लिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। वो लिमिटेशंस हैं कि जैसे आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी कर सकते हैं जब सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो। अगर आपकी इनकम जो है अनस्टेबल है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये रिस्क आप नहीं ले सकते। इसमें रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी भी हो जाता है, बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो। तो ये एक तरह की मिक्स्ड ब्लेसिंग है, इसके दोनों ही फ़ायदे हैं। जैसे दो धारी तलवार होती है, इसका एडवांटेज भी है, आप खुद भी कट सकते हो कई बार। इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा डिबेंचर्स पे देना पड़े, मतलब जितना ज़्यादा आप डेट लेते जाते हैं इस मिक्स में, आगे से आगे जो आप और डेट लेना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। तो इसकी भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा आप ट्रेडिंग और इक्विटी भी नहीं कर सकते। फिर मैनेजरल जो कंसिडरेशंस भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है कि रीपेमेंट और डेट कर पाएंगे या नहीं। अगर भविष्य अच्छा नहीं है, रिसेशन आने वाला है, तो ये आपकी कंपनी पे बोझ भी बन सकता है, ये जो ज़्यादा आपने उधार ले रखा है। इसके अलावा जो बाकी जो करंट क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं वो भी ऐसी फर्म या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी फर्म को सस्पिशन से देखते हैं। इसके अलावा लीगल कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं कई बार कंपनी के फाउंडेशन में कि इससे ज़्यादा डेट इक्विटी मिक्स आप जो है चेंज नहीं कर सकते। सेबी की भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, गवर्नमेंट और आपको चेंजिंग कर सकती है। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो एक कंपनी के ऊपर इम्पोजिशन कर देती है कि आपको डेट इक्विटी मिक्स इतना ही रखना पड़ेगा।
तो इसकी भी एक लिमिट होती है। अब एक चीज़ होती है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कितना कर सकते हैं या पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है। अगर थोड़ा सा आपने ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको शायद थोड़ा ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर डिबेट भी है, इसीलिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब ये बेनिफिशियल क्या है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या है, यानी कि कितना ट्रेडिंग और इक्विटी आप कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल। अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है, अच्छी हो रही है, तब तो सब अच्छा चलेगा, लेकिन अगर लॉस होने लग गया तो उल्टा ही श्राप बन जाएगा। अब मैनेजमेंट को कहाँ तक ये करना चाहिए, इसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, या हम कह सकते हैं EBIT एनालिसिस। एक ब्रेक लेवल भी होता है EBIT का फाइनेंशियल प्लान्स के लिए। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जो है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस रेफर्स टू दैट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेवल, यानी कि EBIT लेवल एट विच अर्निंग पर शेयर रिमेन्स द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स और डेट इक्विटी मिक्स। इसको हम एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, इसके बेसिस पे हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए जो ये है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, इसको समझें हम कि अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स EBIT ऑफ अ कंपनी ज़्यादा है पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेवल से, तब कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा डिबेंचर्स इशू करना, क्योंकि उससे क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ेंगी। उसके अपोजिट अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग कम है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस लेवल से, तब जो है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा। यानी कि अगर इंडिफरेंस कम लेवल से कम है एक्सपेक्टेड अर्निंग, तब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंडिफरेंस लेवल से ज़्यादा है तब फ़ायदा है। अगर जैसे किसी ने ब्रेक इवन एनालिसिस का अगर आपको ध्यान हो तो उसी में जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक आप ये कह सकते हैं जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस एक प्रकार का ब्रेक इवन पॉइंट है। इससे नीचे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ऊपर यानी कि इस लेवल से ऊपर जो है एक एडवांटेज है। और इस प्रॉपर लेवल, so if expected earning of the company are much more than the point of indifference level, then it will be beneficial to raise capital by issuing debentures at it will increase EPS, earning per share जिसको हम बोलते हैं। On the contrary, if the expected earning are lower than the point of indifference level, the EPS is expected to decrease as a result of debt financing. So therefore the firm should raise the funds by issuing equity share capital and avoid debt financing. तो हम EPS एनालिसिस की हेल्प से पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस जान सकते हैं और एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भी हम निकाल सकते हैं। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। थैंक यू।